گھر بار گیا، جائیداد گئی، اپنے مارے گئے، اور جس حکومت پر انہوں نے بھروسہ کیا وہی آج انہیں دوسری پارٹیوں کا ایجنٹ کہہ کر ان کی مدد سے منہ پھیر رہی ہے۔ ان کی حالت وہی ہے کہ اب یہ جائیں تو جائیں کہاں؟ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ خاص بات کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کی بات۔ پرائڈ انڈیا کی جانب سے ٹرائلز کی شاندار کامیابی کے بعد اب لائے ہیں آبادی کے بیچوں بیچ خوبصورت گیٹڈ کمیونٹی آرکڈ ریزیڈینسی، جس میں عالیشان گھر صرف 18 لاکھ روپے سے شروع اور اوپن پلاٹ صرف 5,000 روپے فی گز، سنتوش نگر سے صرف 5 منٹ کے فاصلے پر۔ آرکڈ ریزیڈینسی ویئر لائف کمز الائیو۔ सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। अपने अजीजों के जाने के बाद क्या हमारे सारे फर्ज खत्म हो जाते हैं? आइए अपने मरहूम अजीजों की मौत का इंदराज कराएं और अपना फर्ज पूरा करें। याद रहे, इंदराज उसी जगह होता है जहां मौत हुई हो। इसके लिए 21 रोज के अंदर मुतालिका करीब तरीन मरकज पर इंदराज कराएं और तस्दीकनामे की पहली कॉपी मुफ्त पाएं। भूलिएगा नहीं, ये जरूरी है। जॉइंट पेन, बैक एक, नूरामेड जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। याद रखिए, दर्द है तो नूरामेड है ना। पापा, क्या नेक खड़ी है आई? मुन्नी को घर लेकर भाभी है आई। खुशियों में तुम भूल न जाना, रखना मेरी बात को याद। हाँ, जैसे देखभाल है जरूरी, डॉक्टर की सलाह जरूरी, वैसे ही बच्चे के जन्म का इंदराज है बहुत जरूरी। स्कूल में हो दाखिला या हो राशन कार्ड, पासपोर्ट वीजा हो या फिर हो वोटर आई कार्ड, बगैर जन्म सर्टिफिकेट कुछ नहीं आसान। यही है उसकी असल पहचान। अपने बच्चे के जन्म और नाम का इंदराज जरूर करवाएं। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। जॉइंट पेन, बैक एक, नूरामेड जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। याद रखिए, दर्द है तो नूरामेड है ना। एक नाज से शुरुआत हुई इनकी कहानी की, फिर भी क्यों बने ये हमसफर। 30 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वत हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। टीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी का कहना है कि 2002 के गुजरात फसादात से इन्हें काफी सदमा पहुंचा था। फसादात के ताल्लुक से पहली बार इजहार ख्याल करते हुए मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि 2002 के फसादात के बाद वो काफी दुखी थे। गुजरात के वजीर आला ने ब्लॉग में तस्लीम किया कि माबाद गोधरा फसादात में बेकसूर अफराद मारे गए, कई अफराद बेघर हुए और जिंदगी भर की पूंजियों को तबाह किया गया था। बीजेपी लीडर ने लिखा है कि इन वाकयात ने उन्हें अंदर से हिला कर रख दिया था और फिर एक हल्के से इन वाकयात के लिए उन्हीं को जिम्मेदार करार दिया गया तो इन्हें झटका लगा। बीजेपी लीडर ने ब्लॉग में लिखा है कि आज भी जब वो उन दिनों को याद करते हैं तो खुदा से दुआ करते हैं कि वैसे हालात किसी मुल्क, किसी रियासत, किसी समाज या किसी फर्द वाहिद की जिंदगी में दोबारा न आए। ऑल इंडिया खुद्दाम हज कमेटी ने मरकजी हज कमेटी के हाजियों के बकाया फंड की वापसी के तौर तरीके पर अपने सख्त रद्दअमल का इजहार किया है।
खुद्दाम हज कमेटी का कहना है कि मरकजी हज कमेटी के पास 18 करोड़ रुपए हाजियों के बकाया है। कमेटी का कहना है कि पूरे मुल्क में 3000 ऐसे हाजी हैं जिनके पैसे मरकजी हज कमेटी पर बकाया है। इनमें सैकड़ों हाजी ऐसे हैं जिनके बकायाजात अभी तक वापस नहीं किए गए हैं। ऑफ इंडिया की बहुत बड़ी गलती है कि अगर किसी आदमी को ग्रीन कैटेगरी में आपने रिहाइश दी है और उसमें बुढ़े भी होते हैं, उसमें बच्चे भी होते हैं, उसको उठा करके आपने अजीजिया में डाल दिया। अब ग्रीन इसलिए आदमी डालता है कि जो है उसको आसानी से करीब पहुंच जाए, और बुढ़े हैं इसलिए जो है अब आपने अजीजिया में डाल दिया। उससे बहुत पहले दे देना चाहिए, जब फॉर्म में लिखा है, सब में IF कोड नंबर लिखा हुआ है, सब कंप्यूटर में मौजूद है, तो लौट के आकर के आदमी को दे दे तो आदमी को तकलीफ नहीं होती। अब 2-1.5 साल के बाद पैसा वो वापस कर रहे हैं, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं 30,500 रुपया वापस कर रहे हैं वो पर हाजी, और 2,000 रियाल लगभग जो है वो का डिफरेंस था, वापस कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है वो वापस नहीं किया उन्होंने, और अब भी जो है उसमें गड़बड़ी कर रहे हैं कि आपका IFS कोड नंबर नहीं है, आपका ये नहीं है, जबकि सब यूपी में कितने लोग हैं? यूपी में इसमें करीब 800 हाजी हैं, और उसमें 3,000 तो वो था, 2,000 वो थे जो बीच में उन्होंने एक किस्त जमा की और एक किस्त नहीं जमा की, इरादा बदल दिया, उनके पैसे वापस नहीं हुए। वो बहुत पहले से कोई मतलब भी नहीं था हद से हद। मुस्लिम फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मुसलमानों को जात बिरादरी के नाम पर रिजर्वेशन देने के मुतालबे की मुखालफत की है। फेडरेशन का कहना है कि सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मजमूई तौर पर मुसलमानों के पसमानदगी की बात कही थी। तंजीम का कहना है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन उनके मजमूई पसमानदगी को ध्यान में रख कर दिया जाना चाहिए। की बुनियाद पर जो इंसानों की तकसीम का खेल है, ये हिंदू तहजीब और सभ्यता का खेल है। हम मुसलमानों ने दानिस्ता या नादानिस्ता हिंदुत्व को अपने अंदर संभाल लिया है। तो जो लोग मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात काम की बुनियाद पर कर रहे हैं, वो इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं। मुसलमान बहैसियत मजमूई डॉक्टर राजेंद्र सिंह सच्चर की रिपोर्ट के मुताबिक तबाह रहेगा। लिहाजा मजमूई तौर पर मुसलमानों को इसका रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आलादात और अजनादात इस्लाम में कोई नहीं है। जो लोग इस खेल को बढ़ावा कर रहे हैं वो एक्चुअल में इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं और वो इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने रामोजी नॉलेज सेंटर में मखजूना उर्दू रिकॉर्ड का इशारिया के मौजू पर तहकीकी मकाला पेश करने पर सैयद अहमद जिलानी को MPhil की डिग्री अता की है। जिलानी ने यह तहकीक डॉक्टर हबीब निसार की निगरानी में की है। जनाब रामोजी राव चेयरमैन इनाडू ग्रुप ने 12 साल कबल हिंदुस्तान के पहले बैन अल-अक़वामी उर्दू चैनल का आगाज किया था, जो कि आज भी पूरी आबोताब से अपना सफर जारी रखे हुए है। रामोजी राव की मेहनत और काविशों पर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू ने एक तहकीकी काम को सनद अता की है, और इस तहकीकी काम को अंजाम दिया ETV उर्दू ही के एक सीनियर एंकर सैयद अहमद जिलानी ने, जो ETV उर्दू से रोजे अव्वल से ही जुड़े हुए हैं। सैयद अहमद जिलानी ने अपने मकाला में जनाब रामोजी राव की जिंदगी, उनके कारनामों, ETV उर्दू पर नश्र किए गए तमाम अदबी प्रोग्रामों और रामोजी नॉलेज सेंटर के तहत दीगर इदारों की तफसील पेश की है। इस तहकीकी काम की यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू ने भी सताइश की और सैयद अहमद जिलानी को मुबारकबाद दी। जहां तक इस मकाले का ताल्लुक है सैयद अहमद जिलानी साहब का, ये एक बहुत ही यादगार काम किया है, तारीखी काम किया है उन्होंने। इस तरह से आपके रामोजी नॉलेज सेंटर में जो कुछ मखजूना चीजें मौजूद हैं उसका एक इशारिया तैयार करके गोया के एक दस्तावेज तैयार कर दी है उन्होंने। सैयद अहमद जिलानी ने यह मकाला डॉक्टर हबीब निसार एसोसिएट प्रोफेसर की निगरानी में मुकम्मल किया है। उर्दू का बहुत अहम रोल टीवी के जरिए सामने आ रहा है, चाहे वो न्यूज में हो कि सीरियलों में हो या हिंदुस्तानी तहजीब को पेश करने में हो। तो उर्दू के इस नुक्ते नजर को पेश नजर रख के हमने ये मौजू दिया था। जिलानी ने उसके साथ इंसाफ किया और उर्दू वालों को इसी तरह के मौजूआत पर काम करना चाहिए। इस मकाला की नकल जनाब रामोजी राव को पेश की गई। इस पर चेयरमैन रामोजी राव, ETV के नेटवर्क एडिटर जनाब राजेश रैना और असिस्टेंट न्यूज एडिटर जनाब मुबशिर सईद और स्टाफ के दीगर अरकान ने उन्हें मुबारकबाद दी और खुशी का इजहार किया। ETV न्यूज हैदराबाद।
مرزا غالب کو جہاں لکھنؤ اور دہلی کے تعلق سے یاد کیا جاتا ہے، وہیں ان کا ایک تعلق راجستھان سے بھی ہے، جہاں انہیں پینشن کے لیے چکر لگانے پڑتے تھے۔ دہلی مرزا غالب کا محبوب شہر۔ غالب نے دہلی کا ذکر اپنی شاعری میں کئی جگہ کیا ہے۔ صرف شاعری میں نہیں، خطوں میں بھی دہلی کا بار بار ذکر آیا ہے۔ دہلی کے علاوہ غالب کو راجپوتانہ یعنی راجستھان سے بھی بے پناہ عقیدت تھی۔ یہاں پینشن کے سلسلے میں نواب الہی بخش سے ملاقات کے لیے غالب الور ضلع میں آئے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ غالب کے والد مرزا عبداللہ بیگ اور مرزا یوسف بھائی کی قبر بھی راجستھان میں ہے۔ تو ایک رشتہ ان کا اس سے ضرور رہا ہے۔ مرزا غالب کے بھائی مرزا یوسف جے پور آئے، یہیں وہ رہے، اور بعض حضرات کا یہ کہنا بھی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ ان کا انتقال بھی یہیں ہوا۔ الور راج گڑھ میں مرزا غالب کے والد ملازم تھے، وہیں ایک جنگ میں ان کا انتقال ہوا اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہیں وہ دفن بھی کیے گئے۔ تو الور اور مرزا غالب ایک تعلق اس طرح سے پیدا ہوا کہ غالب اپنے والد کے سلسلے میں پدرم سلطان بود والی بات جو ہے، تو سلطان تو وہ نہیں تھے، لیکن راج گڑھ میں مدفون ہو کر کے راجستھان کی سرزمین کو غالب سے جوڑنے میں مدد ضرور ملی۔ غالب کی زندگی دشواریوں سے گزری ہے۔ تمام عمر غالب پینشن کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ پینشن کے لیے غالب نے راجستھان کے علاوہ اودھ اور بنگال کا سفر بھی کیا تھا۔ یہ غالب کی شخصیت کا کمال ہے کہ جس مقام سے ان کا نام جڑا وہ مقام ممتاز بن گیا۔ ای ٹی وی نیوز جے پور۔ مرزا غالب اکیڈمی جے پور کی جانب سے چیمبر فار کامرس کی جانب سے یادگار غالب سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس سیمینار میں اردو دانشوروں کے علاوہ ماہر غالبیات نے حصہ لیا۔ اس موقع پر مرزا غالب سوسائٹی کی جانب سے جے پور کے ادیب کے ڈی خان کو تہنیت پیش کی گئی۔ سوسائٹی کو اور اس کی بانی کو مرزا غالب سے غیر معمولی دلچسپی تھی۔ اس کا قیام بھی 29 فروری 1936 کو عمل میں آیا تھا، اور یہی وہ تاریخ ہے جو مرزا غالب کے سن پیدائش سے متعلق ہے۔ تو اب اگر دیکھا جائے تو مرزا غالب کی یاد کو ایک سوسائٹی کے ذریعے سے قائم و دائم رکھنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی ایک ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو مرزا غالب سوسائٹی پورا کر رہی ہے، اور امید یہ ہے کہ جس انداز کے یہ پروگرام کر رہے ہیں اور جس میں عوام اور خواص دونوں کی شرکت ہو رہی ہے، یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ بارگاہ غریب نواز کے گدی نشین مولانا سید فضل المتین نے حیدرآباد میں کل سے منعقد ہونے والے 3 روزہ جشن خسرو کا خیر مقدم کیا ہے۔ جنوبی ہند میں حضرت امیر خسرو پر اہتمام کردہ اس پروگرام میں 28 دسمبر کو صبح 10 بجے جبلی ہال باغ عامہ میں سیمینار بعنوان تذکرہ خسرو، دوسرے روز 29 دسمبر کی شام للیتا کلاتھورانم میں صوفی موسیقی پر مبنی پروگرام رنگ خسرو منعقد ہوگا، جبکہ 30 دسمبر کو درگاہ حضرت خسرو اردو شریف گلزار ہاؤس میں محفل خسرو کے نام سے محفل سما منعقد کی جائے گی۔ جشن خسرو میں حصہ لینے والے ممتاز فنکاروں میں استاد سید ظفر خان، استاد اقبال احمد، دھننجے کول، انیس احمد خان، پاکستانی فنکار شفیق الزما تاجی اور امریکہ سے سونیا شرکت کریں گی۔ اس میں انٹری فری ہے، اگر کسی کو دعوت نامے نہیں ملے ہیں، کسی کو پاسز نہیں ملے ہیں، تو وہ آپ یہ خاص طور پہ یہ 2 چیز کا اپنے کوریج میں ذکر کریے۔ ایک تو یہ فیملیز کے لیے ڈیزائن کیا ہوا ہے، اور عورتیں زیادہ اس سے جو سو انجوائے کریں گی، زیادہ محظوظ ہوئیں گی، اس لیے کہ جو ساون گیت ہے، سہاگ گیت ہے، جو بندشیں ہیں، یہ جو بہت زیادہ پاپولر ہے نارتھ میں حضرت امیر خسرو کے، اس کو ہم اس کو پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ صرف مردانے کے لیے، اس کے لیے نہیں ہے، زنان اور فیملیز کے لیے ڈیزائن کیا۔ جشن خسرو کا پروگرام رکھنا تو مجھے بہت خوشی ہوئی، میں نے کہا ضرور رکھیے، چونکہ امیر خسرو اور موسیقی کی حیثیت سے، دربارداری کی حیثیت سے، خانقاہ کے اعتبار سے اور تصوف کے اعتبار سے کئی جہتیں ہیں ان کی، وہ تو ایک ہمدرد شخصیت ہیں، اور ہر شخصیت ان کی اپنی جگہ ایک تعارف رکھتی ہے، کسی ایک حیثیت سے ان پر گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ بہت سی چیزوں کے تو وہ موجود بھی ہیں، بہت سے موسیقی کے بہت سے انہوں نے وہ چیزیں ایجاد کی، بہت سی ان کی کہیں بھی باتیں آج تک کہی جاتی ہیں،
और मकबूल खास आम है। बेंगलुरु के करीब वाक़ अलीपुर में रसाई मुशायरे का इनेकाद अमल में है। कर्नाटक उर्दू अकेडमी, अंजुमन जाफरिया और नोबल स्कूल के तहत मरसिया निगारी पर मुनक़िदा एक रोज़ा सेमिनार के मौके पर इस मुशायरे का इनेकाद किया गया था। अलीपुर और बेंगलुरु के शोरा ने इस मुशायरे में हिस्सा लिया और अपने कलाम पेश किए। नाज़रीन, खास बात में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। खास बात को पेश करने में ताउन किया ऑर्किड रेसिडेंसी, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का हमारे मसाइल के आज के इस एपिसोड में। आज हम बात करेंगे यूपीए हुकूमत की। तकरीबन 10 साल पूरे होने वाले हैं यूपीए हुकूमत के। अगले साल आम इंतखाबात होने हैं और इस साल भी कई सारे स्टेट्स में जो है वो असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। सवाल ये उठता है कि इन 10 सालों के अंदर मुस्लिम तबके के लिए, खासतौर से मुस्लिम तबके के लिए यूपीए हुकूमत ने क्या किया, और आज इसी पर सवाल जवाब होंगे। बहुत सारे खास मेहमान यहां पर मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। इनका तारुफ हम करा देते हैं। हमारे साथ हैं इमरान कदवी साहब, आप सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के और बहुत सारे ओहदों पर भी आप रह चुके हैं, इस्तकबाल है आपका। और इनके अलावा हमारे साथ हैं मोहम्मद सलीम इंजीनियर साहब, आप सेक्रेटरी हैं जमात इस्लामी हिंद के, आपका भी इस्तकबाल है। और साथ ही मौजूद हैं अली अनवर साहब, आप मेंबर पार्लियामेंट है जनता दल यूनाइटेड के, जो है आप बड़े नेता हैं और आम लोगों की आवाज उठाते रहते हैं। और ऑडियंस यहां पर मौजूद है और ऑडियंस के दरमियान हर बार की तरह दो मेहमान यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ हैं मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब, आप सोशल वर्कर हैं और साथी भी रह चुके हैं, आपका भी इस्तकबाल है। और इनके अलावा हैं इनामुर रहमान साहब, आप भी सोशल वर्कर हैं, आपका भी इस्तकबाल है। और ऑडियंस भी यहां पर बैठी हुई है। सवाल सबसे पहले आपसे पूछ लेते हैं, क्या लगता है हुकूमत आपकी है, आपकी पार्टी की हुकूमत है, तकरीबन जो है वो 10 साल उसके पूरे होने वाले हैं, क्या लेखा जोखा है आपके पास? क्या आप मुतमईन हैं कि जो काम भी किए वो पूरे हुए और जो हक बनता था मुस्लिम तबके का वो उसको मिला 10 सालों के अंदर? मुतमईन तो मैं नहीं हूं, इसलिए कि मैं समझता हूं कि जिस दिन हम लोग मुतमईन हो जाएंगे उस दिन हमारे जो और भी मसाइल हैं वो कभी हल नहीं हो सकते। बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। जहां तक कि मुस्लिम मसाइल का सवाल है, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग जब भी मुस्लिम मसाइल की बात करते हैं तो हम हमेशा इसको सियासत से जोड़ करके करते हैं। हमारे मसाइल ऐसे हैं, चाहे कोई भी सियासी पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हमारे रहनुमा हो, हमें सियासत से हट करके अपने मसाइल के बारे में सोचना चाहिए और समझना चाहिए। जहां तक सवाल आपने इसका पूछा कि 10 साल में जो हमने किया उससे हम खुश है कि नहीं है या उससे हमको कुछ सेटिस्फैक्शन है कि नहीं है, तो मैं समझता हूं कि काफी हद तक की इस बात का सेटिस्फैक्शन है कि जो पिछले 40 सालों में नहीं हो पाया वो इन पिछले 10 सालों में यहां के माइनॉरिटीज के लिए और खासतौर से मुस्लिम कौम के लिए कांग्रेस यूपीए हुकूमत ने किया है। बहुत कुछ बाकी है जो होना है, जो नहीं हम कर पाए हैं, और बहुत कुछ हमने कर दिया है। मैं समझता हूं कि इसमें सबसे बड़ा, जो मैं अपने तौर पे समझता हूं कि जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो ये हुआ है कि पिछले 10 सालों में यूपीए ने इस मुल्क के सामने एक ऐसी तस्वीर पेश कर दी है, एक ऐसे ग्रुप की तस्वीर पेश कर दी है जो पहले आतंकवादी में जैसे कि जहां होता था फौरन मुसलमानों का नाम ले लिया जाता था, फौरन ये कहा जाता था। अभी भी यही हो रहा है साहब, कहीं भी हो रहा है, कहीं भी ब्लास्ट होता है, सीधे मुसलमानों को टारगेट वो गलत है, वो गलत, वही उसी पे मैं आ रहा हूं, वही बात कर रहा हूं
कम से कम हमने एक चेहरा और दिखाया अनुभव भारत का, या जिसमें प्रज्ञा भारती या जिन लोगों को भी पकड़ा गया, कि कम से कम एक तस्वीर और भी है आतंकवादियों की जो कि हिंदुस्तान में पनप रही है। तो ये एक, मैं समझता हूं कि ये काम बहुत मुश्किल था, और जिस तरह से हुआ है इसको मैं चूंकि थोड़ा बहुत जानता हूं कि हुआ है किस तरह से हुआ है, तो मैं इसको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि यूपीए गवर्नमेंट में ही हुआ। दूसरा काम तालीम के सिलसिले में मैं बताऊंगा कि तालीम, हमारी सबसे बड़ी कमी और कमजोरी थी तालीम, जो कि पिछले कई सालों से 30-40 साल से हम उसमें नहीं थे, जिसका नतीजा ये था कि हम कहीं जा नहीं पाते थे। लेकिन सच्चर कमेटी के बनने के बाद और जब ये पता चला कि तालीम में हम बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए, तो खास तौर से प्लानिंग कमीशन में, मिनिस्ट्रियों में, हर जगह क्या कहते हैं पूरी अलग मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बना दी गई कि वो हमारे मसाइल को देखे, और तालीम के मामले में खासतौर से बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, जितना किसी और फील्ड में नहीं दिया गया है। और उसका ये नतीजा है कि पिछले 1 सालों में कम से कम 1 करोड़ मुसलमान बच्चों को, 1 करोड़ माइनॉरिटी हुई, जिसमें 93 लाख मुसलमान बच्चों को वजीफे दिए गए हैं, चाहे 10वीं से पहले के हों, 10वीं के बाद हों, स्कॉलरशिप्स हों, वगैरह वगैरह वगैरह। सच्चर कमेटी ने 67 रिकमेंडेशंस दिए थे। रिकमेंडेशंस क्या दिए थे? उनके ऑब्जर्वेशन थे, और उन्होंने कहा था भाई इनके बुनियाद पर जो है कुछ काम होना चाहिए, जिसमें से 63 ऑब्जर्वेशंस पे काम हो गया है और वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं, और उसके नताइज भी आ रहे हैं, और नताइज बहुत अच्छे आ रहे हैं। 4-5 जो नहीं हो पा रहे हैं उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है, जैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन है, जैसे कि और बहुत सी चीजें बनाना है जो कि रुकी हुई हैं। तो हम समझते हैं कि ओवरऑल लेखा जोखा अगर देखा जाए तो हम ये सेटिस्फाई तो नहीं है कि हम बहुत कुछ हो गया, लेकिन काफी हद तक की हमने अपने हम मकसद में हम लोग कामयाब हुए हैं। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि काम हुआ है और करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि इसको सियासत से नहीं जोड़ना चाहिए। अली अनवर साहब, कोई भी काम होता है, तरक्की का काम हो, डेवलपमेंट का काम हो, तालीमी मैदान में कोई काम हो, क्या बिना सियासी रहनुमाई के, बिना सियासी सपोर्ट के मुमकिन है? नंबर 1। दूसरी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि भाई मुतमईन तो ये भी नहीं है, कांग्रेस के हैं, बड़ी ईमानदारी से उन्होंने ये बात कही है, लेकिन आपको लगता है कि जितने दावे इनकी तरफ से किए गए हैं, क्या वो वाकई आप भी उनसे जो इत्तेफाक रखते हैं, आपको लगता है कि वाकई इतना काम तो वाकई हो गया? मायूसी है। तो यूपीए 1 की सरकार ने सच्चर कमेटी का तश्कील की थी। हाँ, हाई पावर कमेटी, 400 पेज की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट का ढिढोरा बहुत पीटा गया और फोटो खिंचवाया लोगों ने, लेकिन आज तक, अब इससे पार्लियामेंट से बड़ा कोई फ्लोर तो है नहीं, लोकसभा, राज्यसभा। हम लोग कहते रहे कि बहस कीजिए, इतना बड़ा काम आपने किया, इतना बड़ा एक्सरसाइज किया, लेकिन इधर उधर ये लोग बोलते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पर आज तक उस पर बहस नहीं हुई, ताकि हम लोग उसका पोस्टमार्टम करें। बिल्कुल सही। अगर किदवई साहब कह रहे हैं, ठीक है, हम एग्री करते हैं, कुछ वजीफा लोगों का पहले से बढ़ा है, लेकिन क्या सिर्फ वजीफा बढ़ाने के लिए इतना बड़ा एक्सरसाइज हुआ, इतनी बड़ी कमेटी बनी? असल सवाल है कि सरकारी मुलाजमत में हमारी नुमाइंदगी बढ़ी कि नहीं। असल सवाल जो सच्चर कमेटी ने कहा है कि मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा जो है उसकी हालत हिंदू दलितों से भी ज्यादा खराब है, उसके बारे में कुछ हुआ कि नहीं? इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन की बात करी, इसमें हम जानना चाहते हैं कि पार्लियामेंट में आता, किदवई साहब से इसकी हम उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में आता तो हम लोग पूछते। यूपीए 1 की सरकार ने ही रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनाया था। रंगनाथ मिश्रा साहब इस दुनिया से विदा भी हो गए बेचारे, और उस कमीशन को 2 साल 7 महीना तक उस कमीशन की रिपोर्ट को इस सरकार ने दबा करके रखा। देखिए, सच्चर कमेटी एक डायग्नोसिस रिपोर्ट है, बता दिया कि ये बीमारियां हैं, ये है, हो सकता है जी, लेकिन जो प्रिस्क्रिप्शन है वो रंगनाथ मिश्रा कमीशन में है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने क्या कहा? रंगनाथ मिश्रा कमीशन इसीलिए बना भी था, वो बना था कि उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो था वो था कि अदर दैन हिंदू कम्युनिटी, मुसलमानों में भी, ईसाइयों में भी अगर
शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, तो उनको कैसे सहूलत दी जा सकती है, इसकी संवैधानिक व्यवस्था क्या होगी? सलीम साहब, आपको क्या लगता है, पहली नजर में आपको क्या लगता है 10 साल जो हैं, ये 10 साल जो हैं, इनको किस तरीके से, किस नजरिए से आप देख रहे हैं? सियासी बातें हो चुकी हैं, लेकिन एक सोशल वर्कर होने के नाते, एक सोशल जो है वो जिम्मेदारी निभाने के नाते आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं सारी चीजों को? ये बात सही है, जैसा कि इमरान साहब ने भी फरमाया कि इत्मीनान इनको भी नहीं है, जाहिर है इनसे ज्यादा बेइत्मीनानी हमको और माशरे को है, और जो मुखालिफ पार्टी के लोग हैं उनको तो शायद बेइत्मीनानी की हद और भी ज्यादा है। तो देखिए, कुछ काम जरूर हुए जिसमें कुछ तो मुसलमानों के लिए खास हुए हैं, कुछ जनरल काम भी ऐसे हुए हैं जिनसे मुसलमान भी फायदा उठा रहे हैं। मसलन आरटीआई जो है एक बहुत अहम चीज थी जिससे सब फायदा उठा सकते हैं, और उसकी वजह से बहुत सी चीजों में फायदा हुआ है। वक्फ बिल अमेंडमेंट जो लाया गया है, उससे उम्मीद है कि बहुत देर से आया, आखिरी हिस्से में आया, लेकिन यह है कि चले आया, तो उम्मीद है कि इससे कुछ चीजें आएंगी। फूड सिक्योरिटी बिल सबके लिए है, मगर उसमें मुसलमानों की बड़ी आबादी उससे भी मुस्तफीद होगी। नरेगा की स्कीम सबके लिए है, लेकिन मुसलमान भी उससे फायदा उठाएंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ, जैसा कि हमारे अली अनवर साहब भी फरमा रहे हैं, स्कॉलरशिप वगैरह के मामले में कुछ पेशरफ्त हुई है। तादाद आपने गिनाई है, 1 करोड़ लोगों को स्कॉलरशिप, वो तादाद हम भी गिनाएंगे आगे कि कितने लोगों को मिल पाई है, कितने बच्चों को मिल पाई है, कितनों को नहीं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि तादाद ड्रिवन होना चाहिए। हम लोगों ने कई बार कहा, तमाम मुस्लिम एमपीज ने कहा, प्राइम मिनिस्टर को भी कहा कि उसको डिमांड ड्रिवन बनाइए। जिस तरह से जितने शायद कास्ट के शेड्यूल ट्राइब के लड़के स्कूल में जो है शायद उसको जो है रख लिया गया, मान लिया गया है, इम्प्लीमेंटेशन बाद में होगा। तो ये कुछ चीजें, जैसे माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में काम करने की शुरुआत हुई है, हालांकि उसमें बहुत सी परेशानियां हैं और उसमें नताइज उस तरह नहीं आ रहे हैं जिस तरह से नताइज आने चाहिए थे। तो ये कुछ चीजें हैं। 12th प्लान में बजट कुछ बढ़ाया गया है पहले के मुकाबले में, तो ये ऑन डिमांड स्कॉलरशिप लाई जा रही है, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन मैं जो बात अर्ज करना चाह रहा हूँ, डिमांड ड्रिवन इन प्रिंसिपल लोगों ने माना है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। 1 करोड़ तो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। देश में जहां 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, जहां नहीं मिल रहा था वहां 1 करोड़ को मिला था, उसको नहीं, हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे कि हाँ मिला। शुरुआत जब हुई तो जहां हुई तो कहीं तो शुरुआत होगी, क्योंकि ऑन डिमांड स्कॉलरशिप की जो है वो मांग अलग अलग सूबों से उठी है वो, और उसके ऊपर ये अच्छी बात है कि भाई उसको जो है वो एग्री कर लिए वो। ऑन डिमांड के अलावा एक और चीज है, हमें इस हुकूमत से बहुत ज्यादा जो उम्मीदें थी उसके मुकाबले में मायूसी बहुत ज्यादा हुई है। और आप देख रहे हैं कि इस हुकूमत के जमाने में फिरका परस्ती का जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हमारी ये हुकूमत उस फिरका परस्त ताकतों को कंट्रोल करने में हर जगह पर नाकाम रही है। पूरे मुल्क में जहां इनकी हुकूमतें हैं स्टेट्स में, वहां भी नाकाम रही है। कम्युनल राइट्स बराबर हो रहे हैं, और होने के बाद उन फिरका परस्तों को न सजाएं मिलती है, न अफसरों को सजाएं मिलती हैं। कम्युनल वायलेंस बिल लाने की बात बराबर कही जाती रही, लेकिन आप देखिए एक के बाद एक चीजें होती रही। गुजरात हो गया, और उसके बाद अब मुजफ्फरनगर तक भी हम पहुंच गए हैं। इसके बावजूद भी हमारी हुकूमत जो है कम्युनल वायलेंस बिल, हालांकि जो ड्राफ्ट अभी मौजूद है उसमें बहुत सारी कमजोरियां हैं, उसकी बहुत सारी शिकायतें हैं, उसको दूर करने के बाद उसको लाया जाना चाहिए। और उसके बात हो रही है, मैं बिल्कुल यहाँ असल में वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद जो है हम बहुत जल्द लौटेंगे, और आज हम बात कर रहे हैं यूपीए हुकूमत के 10 साल। इन 10 सालों में मुस्लिम तबके को खास तौर से क्या कुछ मिला, उनकी तरक्की के कितने काम हो पाए, इसी पर बात करेंगे। ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नैना, काश मैं तुम्हें बता सकता मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। जिंदा तिलिस्मात? हाँ, जिंदा तिलिस्मात। अगर तुम जिंदा तिलिस्मात पे भरोसा करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम बहुत केयरिंग हो। बुखार, खांसी, जुकाम, सर दर्द, बदन दर्द, जो भी हो, हर मर्ज की दवा। जिंदा तिलिस्मात, बरसों से हमारी सेहत का रखवाला। रण की रेत पर रक्त से रची प्रेम की दास्तान। रंग रसिया 30 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। मोती जैसे चमकदार साफ दांतों के लिए और आपके मसूड़ों की हिफाजत ताज़ा सांसों के लिए जरूर इस्तेमाल कीजिए।
फारूकी, नमक और 12 जड़ी बूटियों से बना यूनानी फार्मूला। पिछले 95 वर्षों से करोड़ों लोगों के दांत और मसूड़ों की हिफाजत कर रहा यूनानी फार्मूला फारूकी। ये कारखाना जिंदा तिलिस्मात का तैयार करदा। अल्लाहु अकबर,